अब हम सबसे पहले मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के फंडामेंटल मैकेनिज्म को समझते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में लोकेशन कभी भी रैंडम नहीं होती, उसके पीछे एक स्ट्रिक्ट लॉजिक होता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमेशा कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पर मिलती है, स्पेसिफिकली बिटवीन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स। इसे हम वेस्टर्न मार्जिन रूल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, सेंट्रल चिली, कैलिफोर्निया, केप टाउन या साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये सब एग्जैक्टली इसी लैटिट्यूडनल बेल्ट में वेस्टर्न कोस्ट पर हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसका डायरेक्ट रिलेशन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट से है। अर्थ पर सन की पोजीशन फिक्स नहीं है। सीजन्स के साथ सन अपेरेंटली नॉर्थ और साउथ मूव करता है। जब समर आती है तो सन के साथ साथ प्रेशर बेल्ट्स भी पोलवर्ड शिफ्ट हो जाती हैं। इस शिफ्ट की वजह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड्स कहते हैं, एक्सपैंड होकर इन रीजन्स के ऊपर आ जाता है। समझ आया? हाई प्रेशर का मतलब है सबसाइडिंग एयर, जो क्लाउड फॉर्मेशन को रोकती है। साथ ही ट्रेड विंड्स इन एरियाज से ऑफशोर यानी कि लैंड से ओशन की तरफ ब्लो करती हैं। जब हवा लैंड से पानी की तरफ जाएगी तो उसमें मॉइस्चर नहीं होगा। रिजल्ट ड्राई सनी समर्स। ये इस क्लाइमेट का सबसे बड़ा यूनिक फीचर है, समर में ड्रॉट। लेकिन जैसे ही विंटर आती है सिनेरियो बदल जाता है। सन इक्वेटर की तरफ वापस शिफ्ट होता है और प्रेशर बेल्ट्स भी वापस इक्वेटर वर्ड स्लाइड करती है। अब वो हाई प्रेशर जोन हट जाता है और उसकी जगह ले लेती है वेस्टलीज। वेस्टलीज ओशन से लैंड की तरफ यानी कि ऑन शोर ब्लो करती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती हैं। सिंपल है ना? तो मैकेनिज्म ये हुआ कि समर्स में ट्रेड विंड्स की इन्फ्लुएंस से ड्राइनेस और विंटर्स में वेस्टलीज की इन्फ्लुएंस से रेनफॉल। यही सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड बेल्ट्स ही मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को डिफाइन करता है। विंटर रेन और समर ड्रॉट। यूजुअली दुनिया में बारिश समर में होती है, पर यहाँ उल्टा है और यही इस रीजन की सबसे बड़ी पहचान है, जो इसे एग्रीकल्चर और वेजिटेशन के लिए यूनिक बनाती है। जब क्लाइमेट इतना यूनिक हो, जहां गर्मियों में सूखा ड्राउट पड़ता हो और सर्दियों में बारिश हो, तो वहां की वेजिटेशन को सर्वाइव करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ता है। इसलिए मेडिटेरेनियन बायोम की वेजिटेशन को हम स्क्लेरोफिलिस कहते हैं। स्क्लेरोफिलिस का मतलब है हार्ड थिक फोलिएज जो मॉइस्चर लॉस को रोक सके। सोचो जरा, समर में जब धूप तेज है और पानी नहीं है, तो प्लांट्स का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस होता है। इससे लड़ने के लिए इन ट्रीज ने एज़ोफिटिक एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं, जैसे लीव्स पर थिक लेदरी बार्क और शाइनी वैक्सी कोटिंग, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है और एवापोरेशन कम करती है। इनके लीव स्मॉल और स्टिफ होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो और पानी कम उड़े। सिर्फ लीव्स ही नहीं, इनका रूट सिस्टम भी बहुत क्लेवर है। ट्रीज जैसे कॉक ओक और यूकलिप्टस बहुत लंबी टैप रूट्स डेवलप करते हैं, जो जमीन में डीप पेनिट्रेट करके अंडरग्राउंड वाटर टेबल से मॉइस्चर खींच लाती हैं जब सरफेस सॉइल सूख चुकी होती है। इस वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हर कॉन्टिनेंट पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऑल्दो कैरेक्टरिस्टिक सेम है। यूरोप में इसे माकीज कहते हैं, जो डेंस और इम्पेनिट्रेबल स्क्रबलैंड होता है। वहीं कैलिफोर्निया में इसे चपराल कहते हैं, जहां थॉर्नी बुशेस कॉमन है। ऑस्ट्रेलिया में इसे मल्ली स्क्रब कहा जाता है, जहां डॉफ यूकलिप्टस ट्रीज मिलते हैं। नोट दिस डिस्टिंक्शन। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ ये है कि ये वेजिटेशन फायर रेजिलिएंट होती है। लंबी ड्राई समर की वजह से यहाँ फॉरेस्ट फायर्स कॉमन है, लेकिन ये इकोसिस्टम नेचर के इस साइकिल का हिस्सा बन चुका है। कुछ सीड्स तो फायर की हीट के बिना जर्मिनेट ही नहीं करते, मगर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जब फॉरेस्ट्स डिग्रेड होते हैं तो वो बड़े ट्रीज की जगह ये छोटी स्क्रब वेजिटेशन यानी बुशेस ले लेती हैं। तो मेडिटेरेनियन वेजिटेशन बेसिकली एक सर्वाइवल स्टोरी है कि कैसे सिवियर समर ड्राउट के बावजूद लाइफ सस्टेन की जा सकती है थ्रू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ऑफ रूट्स एंड लीव्स। ये अडेप्टेशन ही इस रीजन को डिस्टिंक्ट बनाता है। अब हम देखते हैं कि इस स्पेसिफिक क्लाइमेट का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। मेडिटेरेनियन रीजन्स को दुनिया का ऑर्चर्ड लैंड्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट फ्रूट कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है। लॉन्ग सनी समर्स क्रॉप्स को राइपन करने में मदद करती हैं और माइल्ड विंटर्स प्लांट्स को फ्रॉस्ट डैमेज से बचाती हैं। इसलिए यहाँ सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स की खेती डोमिनेट करती है।
इन फ्रूट्स की थिक स्किन उन्हें समर हीट में डिहाइड्रेशन से बचाती है, जो कि एक नेचुरल एडेप्टेशन है जिसे ह्यूमंस ने एक्सप्लॉइट किया है कमर्शियल फार्मिंग के लिए। इसके अलावा नट क्रॉप्स जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स भी यहाँ बहुत कॉमन है। लेकिन इस इकोनॉमी की बैकबोन दो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं, विटिकल्चर और ऑलिव कल्चर। विटिकल्चर मतलब ग्रेप्स कल्टीवेशन फॉर वाइन। मेडिटेरेनियन रीजन दुनिया की 70 to 85% वाइन प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करता है। हर रीजन का अपना डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। स्पेन की शेरी, पोर्चुगल का पोर्ट वाइन या फ्रांस की शैंपेन। ये रीजनल स्पेशलाइजेशन क्लाइमेट और सॉइल के सटल डिफरेंसेस की वजह से है। दूसरा मेजर पिलर है ऑलिव कल्चर, यानी ऑलिव एक्सट्रैक्शन। ऑलिव ट्रीज बहुत हार्डी होते हैं। इनकी डीप रूट्स कैल्केरियस यानी लाइम रिच सॉइल्स में भी सर्वाइव कर लेती हैं, जहां दूसरी क्रॉप्स फेल हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट चेक। यहां एक क्रिटिकल पॉइंट समझना जरूरी है। सिर्फ खेती करना काफी नहीं है। मेडिटेरेनियन इकोनॉमी वैल्यू एडिशन पर चलती है। किसान सिर्फ ग्रेप्स या ऑलिव्स नहीं बेचते, वो ग्रेप्स को वाइन में और ऑलिव्स को ऑयल में प्रोसेस करते हैं। ये प्रोसेसिंग स्टेप रॉ मटेरियल की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है और ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में हाई रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा फार्मर्स रिस्क कम करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। लोलैंड्स में विंटर वीट और बार्ले उगाया जाता है और पहाड़ी इलाकों में ट्रांसह्यूमन्स प्रैक्टिस होती है, जहां समर्स में शीप और गोट्स को लेकर लोग पहाड़ों पर जाते हैं फ्रेश पैस्चर के लिए और विंटर्स में वापस वैलीज में आ जाते हैं। तो ये इकोनॉमी पूरी तरह क्लाइमेटिक एडवांटेज और स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग का मिक्सचर है। अब हम अपनी नज़र कोस्टल एरियाज से हटाकर कॉन्टिनेंट्स के डीप इंटीरियर पर ले जाते हैं, जहां टेम्परेट ग्रासलैंड्स स्टेपे टाइप मिलते हैं। इमेजिन द शिफ्ट। जैसे ही आप समुंदर से दूर कॉन्टिनेंट के बीच में जाते हैं, क्लाइमेट का मिजाज बदल जाता है। इस फिनोमिनन को हम कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं। कोस्टल एरियाज में ओशन टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, लेकिन इंटीरियर्स में लैंड जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। रिजल्ट, एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशंस। यहाँ समर्स काफ़ी हॉट होती हैं, 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, और विंटर्स सिवियर कोल्ड होती हैं, ऑफन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि ये इलाके समुंदर से दूर हैं और रेन बेयरिंग विंड्स यानी वेस्टलीज यहाँ पहुँचते पहुँचते अपना ज़्यादातर मॉइस्चर खो देती हैं, रेन शैडो इफेक्ट। इसलिए यहाँ रेनफॉल बहुत कम और कन्वेक्शनल होती है, मेनली अर्ली समर में। इतनी कम बारिश ट्रीज को सपोर्ट नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ सिर्फ घास यानी ग्रास उगती है। यहाँ के लोकल वेदर में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म काम करता है, चिनूक विंड्स, स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन्स की लीवर्ड साइड पर। लिसन केयरफुली। विंटर्स में जब पूरा इलाका बर्फ से ढका होता है, तब ये गर्म हवा यानी चिनूक पहाड़ों से नीचे उतरती है। एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से ये हवा गर्म हो जाती है और बर्फ को तेजी से पिघला देती है। इसलिए इसे स्नो ईटर कहा जाता है। ये लोकल विंड इकोनॉमी के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि बर्फ पिघलने से सर्दियों में भी एनिमल्स के लिए पास्चर यानी ग्रेजिंग लैंड एक्सेसिबल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरेशिया में बुरान जैसी ठंडी हवाएं चलती हैं, जो ब्लिजर्ड्स यानी बर्फ के तूफान लाती हैं। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स की क्लाइमेट डायनेमिक्स पूरी तरह कॉन्टिनेंटैलिटी और लो रेनफॉल पर बेस्ड है, जो एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहां सर्वाइवल के लिए अडैप्टेशन जरूरी है। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज और रेनफॉल की कमी के बीच का बैलेंस ही डिसाइड करता है कि यहाँ किस तरह की लाइफ फ्लरिश करेगी। टेम्परेट ग्रासलैंड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इनकी जियोग्राफी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल अलग है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास एक्सटेंसिव है, बहुत चौड़ा और कंटिन्यूअस है। इस वजह से यहाँ कॉन्टिनेंटैलिटी का असर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी और गर्मियाँ काफ़ी गर्म। इस रीजन के ग्रासलैंड्स के अलग अलग नाम हैं। नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहते हैं, यूरेशिया यानी रशिया चाइना में स्टेप्स और हंगरी में पुस्टाज। ये सब वास्ट ट्रीलेस प्लेन्स हैं जो होराइजन तक फैले हुए हैं। लेकिन जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो कहानी बदल जाती है। वहाँ कॉन्टिनेंट्स साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया नैरो हो जाते हैं, यानी टेपर कर जाते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंडमास छोटा होने की वजह से समंदर यानी ओशन की प्रॉक्सिमिटी हमेशा बनी रहती है।
इस मैरिटाइम इन्फ्लुएंस के कारण वहाँ टेम्परेचर्स इतने एक्सट्रीम नहीं होते जितने नॉर्थ में। विंटर्स माइल्ड होती हैं, स्नो कम पड़ती है और रेनफॉल भी कंपैरेटिवली बेटर होती है। रीजनल नेम्स यहाँ भी स्पेसिफिक हैं। अर्जेंटीना और यूरुग्वे में इन्हें पैम्पास कहते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्ड, जो ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स और कालाहारी डेजर्ट के बीच सैंडविच्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी प्लेन्स। समझ आया डिफरेंस? नॉर्थ में एक्सट्रीम क्लाइमेट है क्योंकि लैंड ह्यूज है, जबकि साउथ में मॉडरेट क्लाइमेट है क्योंकि ओशन इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग है। ये क्लाइमेटिक डिफरेंस सीधा वहाँ की वेजिटेशन और एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। नॉर्थ में घास सर्दियों में डोमेंट हो जाती है या मर जाती है बर्फ के नीचे, जबकि साउथ जैसे पैम्पास में घास साल भर हरी रह सकती है, जो लाइवस्टॉक फार्मिंग के लिए एक बड़ा एडवांटेज बन जाता है। तो लोकेशन और लैंडमास की ज्योमेट्री ही इन ग्रासलैंड्स के कैरेक्टर को डिफाइन करती है। अब हम बात करते हैं स्टेपी बायोम की फ्लोरा यानी वेजिटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी सॉइल के बारे में। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है ट्रीलेसनेस। व्हाई नो ट्रीज? क्योंकि रेनफॉल इतनी कम है और ड्राउट्स इतने लंबे हैं कि बड़े ट्री सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्री सिर्फ वहां मिलेंगे जहां वाटर कोर्सेज या नदी नाले होंगे, जैसे विलोज या पॉपुलर्स। यहां सिर्फ घास का राज है। ये घास ट्रॉपिकल सवाना की तरह लंबी और कोर्स नहीं होती, बल्कि छोटी होती है, लेकिन न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। प्रेरीज में थोड़ी ज्यादा बारिश होने की वजह से घास लंबी होती है, जबकि स्टेप्स में ये शॉर्ट और वायरी होती है। इस वेजिटेशन का एक सीजनल साइकिल है। स्प्रिंग में फ्रेश ग्रीन घास उगती है, लेट समर की गर्मी में ये ब्राउन होकर हे या सूखी घास बन जाती है, और विंटर में स्नो के नीचे दब जाती है। ये साइकिल नेचुरल फॉडर क्रिएट करता है। लेकिन इस बायोम का असली खजाना जमीन के नीचे है, चर्नोजेम सॉइल, जिसे ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे फर्टाइल सॉइल्स में से एक है। इसका लॉजिक समझो। इस सॉइल का रंग काला या ब्लैक होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ग्रास की रूट्स का नेटवर्क बहुत डेंस होता है, और जब ये रूट्स मरती हैं तो ठंडी सर्दियों की वजह से डीकॉम्पोजिशन स्लो होता है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में जमा होता रहता है। दूसरा फैक्टर है लीचिंग का ना होना। ट्रॉपिकल एरियाज में भारी बारिश न्यूट्रिएंट्स को बहाकर नीचे ले जाती है, यानी लीचिंग। पर स्टेप्स में कम बारिश की वजह से लाइम और कैल्शियम टॉप सॉइल में ही रिटेन रहते हैं। ग्रास की मैटेड रूट्स मिट्टी को बांध कर रखती हैं, टर्फ या सॉड, जिससे इरोजन नहीं होता। रिजल्ट ये होता है कि हमें एक रिच, डार्क और न्यूट्रिएंट डेंस सॉइल मिलती है, जो एग्रीकल्चर के लिए गोल्ड माइन है। ये सॉइल स्ट्रक्चर ही रीजन है कि आज ये ग्रासलैंड्स दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल हब्स बन गए हैं। बिना किसी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के भी ये मिट्टी हिस्टोरिकली बहुत प्रोडक्टिव रही है। क्योंकि चर्नोजम सॉइल इतनी फर्टाइल है और जमीन एकदम फ्लैट है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स बन गए हैं ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ की इकोनॉमी प्राइमरीली कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पर टिकी है, जिसमें वीट यानी गेहूं का डोमिनेंस है, यानी मोनोकल्चर। चाहे वो विंटर वीट हो जो माइल्ड रीजन्स में उगाया जाता है, या स्प्रिंग वीट जो ठंडे रीजन्स में स्प्रिंग में बोया जाता है, फोकस एक ही क्रॉप पर रहता है। यहाँ सप्लीमेंट्री क्रॉप्स जैसे मेज, बाले या ओट्स भी उगाए जाते हैं, पर वीट किंग है। यहाँ एक पैराडॉक्स है। इसे एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। इसका मतलब है यील्ड पर एकड़ कम हो सकती है क्योंकि इंटेंसिव केयर मुश्किल है इतने बड़े लैंड पर, लेकिन यील्ड पर मैन बहुत हाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है और फार्म्स का साइज बहुत ह्यूज होता है। थोड़े से लोग हजारों एकर्स मैनेज करते हैं। ये सब पॉसिबल होता है मैकेनाइजेशन की वजह से। प्लाविंग से लेकर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग तक सब कुछ बड़ी मशीन्स, कंबाइन हार्वेस्टर्स से होता है। ह्यूमन लेबर मिनिमल है, मशीन पावर मैक्सिमम। लॉजिस्टिक्स यहाँ क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। खेत से अनाज को साइलोज, जो स्टोरेज टावर्स होते हैं, उनमें रखा जाता है। फिर वहां से रेल नेटवर्क्स के थ्रू पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता है ग्लोबल एक्सपोर्ट के लिए। थिंक अबाउट द रिस्क। लेकिन इस सिस्टम में एक बड़ा खतरा है। जब आप सालों साल एक ही क्रॉप यानी मोनोकल्चर उगाते हैं और नेचुरल ग्रास कवर हटा देते हैं, तो ड्राउट आने पर मिट्टी लूज हो जाती है। अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो न की जाएं, तो डस्ट बोल जैसी सिचुएशन बन सकती है, जहां हवा उपजाऊ मिट्टी को उड़ा ले जाती है। फिर भी
अपनी टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और वास्ट स्केल की वजह से ये रीजन्स दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिस्पेंसिबल हैं। इंटेंसिव यूरोप फार्मिंग के मुकाबले ये एक्सटेंसिव फार्मिंग क्वांटिटी और एक्सपोर्ट वॉल्यूम पर फोकस करती है। जहां रेनफॉल इतनी कम होती है कि वीट कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है, वहां इकोनॉमी शिफ्ट हो जाती है पैस्टोरल इंडस्ट्री यानी रैंचिंग की तरफ। ये लैंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन है, ग्रास को मीट और वूल में कन्वर्ट करना। डिवाइड करके देखते हैं। जनरली वेटर एरियाज में कैटल यानी काउ रियरिंग होती है और ड्राई एरियाज में शीप रियरिंग। साउथ अमेरिका के पैम्पास में कैटल रैंचिंग बहुत डेवलप्ड है। यहाँ एक गेम चेंजर इंट्रोड्यूस किया गया, एल्फाल्फा ग्रास। एल्फाल्फा एक न्यूट्रिएंट रिच घास है जो कैटल को तेजी से मोटा यानी फैटन करती है। इससे ग्रोथ साइकिल फास्ट हो जाता है और मीट क्वालिटी इंप्रूव होती है। बड़े बड़े रैंच एस्टेट्स को वहाँ एस्टेंसियाज कहते हैं। मीट प्रोसेसिंग हब्स जैसे ब्यूनो एरीज और मॉन्टेविडियो पोर्ट्स के पास डेवलप हुए हैं ताकि फ्रोजन मीट तुरंत एक्सपोर्ट किया जा सके। हिस्ट्री में देखें तो रेफ्रिजरेटेड शिप्स की इन्वेंशन ने इस इकोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, जिससे अर्जेंटीना का बीफ यूरोप तक फ्रेश पहुंचने लगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और साउथ अफ्रीका के वेल्ड में फोकस शीप रियरिंग पर है, क्योंकि ये इलाके थोड़े ज्यादा ड्राई हैं। यहाँ प्रायोरिटी मीट से ज्यादा वूल है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का लीडिंग वूल एक्सपोर्टर है, स्पेसिफिकली मरीनो ब्रीड की शीप के लिए, जो अपने हाई क्वालिटी वूल के लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलियन रैंचेस को स्टेशंस कहा जाता है। न्यूजीलैंड कैंटरबरी में क्लाइमेट थोड़ा माइल्ड है, इसलिए वहाँ ड्यूअल फोकस है, लैम्ब यानी मीट और वूल दोनों पर। क्रॉस ब्रेड शीप यूज होती हैं जो दोनों पर्पसेस सर्व करें। सप्लाई चेन को समझो। ये सिर्फ जानवर पालने की बात नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन है। लेदर इंडस्ट्रीज, टिन्ड बीफ फैक्ट्रीज और वुलन टेक्सटाइल मिल्स सब इन ग्रासलैंड्स के पैस्टोरल प्रोडक्शन पर डिपेंड करते हैं। जहां खेती नहीं हो सकती, वहां ये जानवर इकोनॉमिक रिसोर्स बन जाते हैं, टर्निंग ड्राई ग्रास इनटू हाई वैल्यू ग्लोबल कमोडिटीज। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स की इकोनॉमी दो विंग्स पर उड़ती है, एक तरफ वीट यानी ग्रेन फार्मिंग और दूसरी तरफ लाइवस्टॉक यानी रैंचिंग, जो रेनफॉल पैटर्न्स के हिसाब से डिवाइडेड हैं।